हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ईशा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बुक बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कॉल्ड। ये बुक एक जैपनीज़ नॉवल है और ये सीरीज़ ऑफ बुक्स है। इसमें 5 बुक्स अभी तक पब्लिश हो चुकी हैं और जैपनीज़ नॉवल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। मैंने इसका इंग्लिश वर्जन रीड किया बिकॉज ऑब्वियसली मुझे जैपनीज़ नहीं आती, तो मैं जैपनीज़ लैंग्वेज की बुक रीड नहीं कर सकती हूँ। तो ये जो बुक है इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसकी समरी शेयर करूंगी और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि किसको ये बुक रीड करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं इस बुक की समरी की और इसका जो कंटेंट है वो क्या है। तो ये जो बुक है ये लिखी गई है एक कैफ़े के ऊपर। इस कैफ़े के अराउंड ये बुक की जो स्टोरी है वो पूरी रिवॉल्व होती है। ये एक कैफ़े जो है इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसमें आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं उस टाइम ट्रैवलिंग के लिए, बट यू कैन टाइम ट्रैवल। बहुत सारी कंडीशंस हैं, उनमें से एक स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि जो कॉफ़ी का कप आपको दिया जाएगा टाइम ट्रैवल करने के लिए, वो कॉफ़ी ठंडी होने से पहले आपको वहाँ से वापस आना है, वापस लौटना है टाइम ट्रैवल करके। तो ये कंडीशन है जिसके नाम पर इस बुक का नाम दिया गया है बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कॉल्ड। अब इसके अंदर क्या होता है, बुक के अंदर अलग अलग 4-5 लोगों की स्टोरीज हैं जो कि टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं। तो वो इस कैफ़े के अंदर सब लोग आते हैं और वो टाइम ट्रैवल करते हैं। वो पूरा उनका एक्सपीरियंस इसके अंदर शेयर किया गया है। पहली स्टोरी जो है वो है एक लड़की की जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है क्योंकि वो किसी दूसरी कंट्री में चला गया है। तो वो पास्ट में जाकर उस दिन को रिकॉल करना चाहती है, दोबारा से उससे मिलना चाहती है जिस दिन वो लास्ट टाइम मिले थे। तो वो अपने बॉयफ्रेंड से पास्ट में जाके मिलती है। सेकंड जो स्टोरी है वो है एक कपल की। हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, और जो हस्बैंड है उसको एक ऐसी डिजीज़ हो गई है जिसके कारण वो अपनी मेमोरी लॉस हो रही है उसकी, और वो अपने आप को भी भूलता जा रहा है। वो अपने सब लोगों की आइडेंटिटी भूलता जा रहा है कि कौन है। वो अपनी वाइफ को भी भूलता जा रहा है। तो उसकी वाइफ अपने हस्बैंड से मिलने के लिए उसमें टाइम ट्रैवल कैफ़े में आती है और वो अपने हस्बैंड से मिलना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि कोई एक लेटर है जो उसका हस्बैंड उसको देना चाहता है, पर वो उसने उसे दिया नहीं होता है। तो वो उससे मिलना चाहती है अपने हस्बैंड से पास्ट में जा कर के। थर्ड स्टोरी है 2 बहनों की। उसमें एक बहन जो है वो बाहर आकर सेटल हो जाती है और दूसरी जो बहन है वो अपने पेरेंट्स के साथ गाँव में ही रहती है। उनका जो ट्रेडिशनल बिज़नेस चल रहा होता है उसको वो रन कर रही होती है। तो वो जो छोटी बहन है वो बार-बार अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए कोशिश करती है, उससे मिलने आना चाहती है। वो एक दिन अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए आती है और जब वो आती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसकी जान चली जाती है। अब बड़ी वाली बहन को बहुत रिग्रेट होता है। वो अपनी बहन से मिलना चाहती है, पास्ट में जाकर उससे बात करना चाहती है। जहाँ वो उसको रियल लाइफ में अवॉइड कर रही थी, वो उससे मिलना नहीं चाहती थी, जब उसका एक्सीडेंट हो जाने के बाद उसे रियलाइज़ होता है और वो फिर उससे पास्ट में जाकर मिलना चाहती है। फोर्थ नेक्स्ट स्टोरी जो है वो है एक मदर की जो अपने अनबोर्न बच्चे से मिलना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो अपने बच्चे के बर्थ के बाद सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो वो अपने बच्चे से मिलना चाहती है, उसको देखना चाहती है। तो इस स्टोरी में वो फ्यूचर ट्रैवल करती है। तो ये जो चारों स्टोरीज हैं उनका मेन सेंटर पॉइंट क्या है कि अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं जिनको वो मीट करना चाहते हैं, उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं या वो जानना चाहते हैं उन बातों को जो कि एक्सप्रेस नहीं की गई हैं। तो ये 4 लोगों की स्टोरी इस बुक में दी गई है। अब बात करते हैं कि इन स्टोरीज से हम लेसन क्या सीख सकते हैं। तो मेरी लर्निंग्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि हमारे जो मन में बातें रहती हैं, कोई फीलिंग्स होती है, कुछ ऐसी बातें जो हम अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो हमें बोल देने चाहिए क्योंकि कुछ नहीं पता है समय का, कल हमें मिले या ना मिले। पता नहीं हमारी ज़िंदगी कितनी है, पता नहीं उनकी ज़िंदगी कितनी है। तो जब आपको मौका मिले अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए, उन फीलिंग्स को दबा कर मत रखिए। बाद में आप पछताते रहेंगे कि काश मैंने अपनी फीलिंग्स को शेयर कर दिया होता, काश मैंने ये बात उनको बता दी होती या कह दी होती। तो फिर पछतावे या अफसोस के सिवा कुछ नहीं रह जाता। इसलिए जब तक आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, आपके पास मौका है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए एंड शेयर कीजिए। सेकंड लेसन जो मुझे लगता है कि जो भी कैरेक्टर्स हैं ना इस बुक में वो सारे जानते हैं, क्योंकि कंडीशन है उनकी टाइम ट्रैवलिंग की कि पास्ट में या फ्यूचर में वो जाएंगे तो वो उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वहाँ जा रहे हैं या वो जानना चाहते हैं, जो क्यूरियोसिटी है उनके अंदर वो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो चेंज नहीं कर सकते जो एक्चुअल में हुआ है या होने वाला है। तो इस चीज़ से हमें ये लेसन मिलता है कि हमारे पास्ट में जो भी कुछ हो चुका है ना, वी कैनॉट चेंज दैट, बट वट वी कैन डू,
हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम अपने पास्ट में हुई बातों को या चीज़ों को कितना भी रिकॉल करते रहें, उससे कुछ नहीं समाधान निकलने वाला है। इसलिए हमें अपने पास्ट को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में मूव ऑन करना सीखना चाहिए। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट लेसन इस बुक से हमें मिलते हैं। अब बात करते हैं ये बुक किसको रीड करनी चाहिए और किसको रीड नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, ये बुक किसको रीड करनी चाहिए? जिन लोगों को सिंपल स्लो रीड पसंद है, जिसमें इमोशंस हैं, जिसमें रिलेशनशिप्स है, जिसमें रियल लाइफ लोगों की बात की गई है। तो अगर इस तरह का कंटेंट आपको रीड करना है, देन दिस बुक इज़ फॉर यू। दूसरा, अगर आपको प्रोफेन लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मुझे इस प्रोफेन लैंग्वेज वाली बुक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, देन यू कैन रीड दिस बुक, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है उसमें किसी भी तरह का कोई प्रोफेन वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। सो इट्स अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड। तो कोई भी एज ग्रुप इस बुक को रीड कर सकता है। टीनेजर्स हैं, एडल्ट्स हैं, ओल्ड एज हैं, सभी एज ग्रुप के लोग इसको रीड कर सकते हैं, बिकॉज ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड इमोशंस के बारे में ये बुक बात करती है, जिससे कि हम सब रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद किसको ये बुक रीड नहीं करनी चाहिए? अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंटेंट चाहिए, देन दिस बुक इज़ नॉट फॉर यू। अब एक कमी इस बुक की जो मुझे लगी वो ये है कि बुक की स्टोरी का बेस बहुत अच्छा, स्टोरीज भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक कमी ये लगी कि जहाँ डेप्थ में जाना चाहिए था स्टोरीज को, वहाँ वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गई हैं। जैसे जब वो टाइम ट्रैवल करते हैं तो वो पीरियड बहुत ही शॉर्ट होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है। दूसरी चीज़, कहीं न कहीं रिपिटिशन है, वो जो रूल्स हैं कैफ़े के उनको बार-बार रिपीट किया गया है, जिसकी शायद ज़रूरत नहीं थी। कुछ तो नाम इतने अजीब हैं जो मुझे याद रखने में दिक्कत हो रही थी, समझ में नहीं आ रहे थे। और जो फ्लो है ना, एक नेचुरल फ्लो होता है बुक के अंदर, वो नहीं है। इसमें थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगा मुझे राइटिंग स्टाइल जो है। हो सकता है इसका रीज़न ये भी हो कि ओरिजिनली इसको जैपनीज़ में लिखा गया और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, और जब भी किसी चीज़ को, कंटेंट को ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी जो खूबसूरती होती है ना, वो शायद खो जाती है। तो ये मैंने हिंदी की बुक्स के साथ भी देखा है कि कोई हिंदी की बुक है, उसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो वो जो ब्यूटी है ना उस भाषा की, वो ख़त्म हो जाती है। तो हो सकता है कि जैपनीज़ से इंग्लिश में ट्रांसलेट होने के कारण मुझे वो ब्यूटी इसके अंदर, वो जो एसेंस मुझे रीडिंग में फ़्लो वाला चाहिए होता है, वो इसमें नहीं मिला है। इस सीरीज़ की जो ख़ास बात है वो ये है कि आप किसी भी बुक को उठा के रीड कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपको पहले फर्स्ट वाली बुक को रीड करना है, उसके बाद आप उसकी नेक्स्ट सीरीज़ को रीड करेंगे। कंटिन्यूएशन में ये नॉवेल नहीं है, तो आप कहीं से किसी भी बुक को रीड कर सकते हैं, और ज़रूरी भी नहीं है, आपको ऐसा भी नहीं लगेगा एक बुक को रीड करके कि इसमें कुछ अधूरा रह गया या सस्पेंस रह गया, तो इसके लिए मुझे नेक्स्ट बुक रीड करनी चाहिए। जैसे मैं अगर कहूँ तो मुझे ये बुक अच्छी लगी, पर इतनी अच्छी नहीं लगी कि मैं इस पूरी सीरीज़ को रीड करूँ। तो इस सीरीज़ की मैंने 2 बुक्स मंगवाई हैं, बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड एंड बिफोर वी फॉरगेट इमोशंस। सो आई वुड रेट इट 3 आउट ऑफ 5। And now I have told you all about this book. It's up to you whether you would like to read it or not. And that's it for today's video. We'll meet in another video. Till then, keep reading, keep learning. Bye bye. Take care.